हेलो एंड वेलकम टू द कबड्डी अड्डा पावर्ड बाय sportsbet.io। सभी व्यूअर्स को सबसे पहले मैं हैप्पी न्यू ईयर विश करना चाहूंगा। और कबड्डी में तो क्या साल रहा है। अगर अगर ये जो साल है इसका बिगिनिंग कुछ भी इंडिकेशन है तो ये साल में बहुत जबरदस्त कबड्डी हमें देखने मिलने वाली है। और यही सारी चीजें हम प्रो कबड्डी के वेटरन डिफेंडर रोहित राणा जी के साथ डिस्कस करने वाले हैं आज हमारे एपिसोड में ऑफ द कबड्डी अड्डा। रोहित भाई नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर। नमस्ते भाई, हैप्पी न्यू ईयर। और सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, फैंस को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल सबके लाइफ में खुशियां लाए। रोहित भाई, कबड्डी में भी काफी हैप्पी न्यू ईयर रहा है। जो हम देख रहे हैं मैचेस उसमें काफी सारे अपसेट विन्स रहे हैं। जैसे हमने सोचा था कि जो टीम्स ये जो टेबल है उसके टॉप पे है तो बॉटम वाली टीम्स काफी चैलेंज कर रही है अभी फर्स्ट वीक में। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो न्यू ईयर धमाका जो हुआ है ये अभी इसने प्रो को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया, क्योंकि सारे मैच जो मतलब एक मैच मान सकते थे, दो मैच मान सकते थे, सारे के सारे मैच ड्रॉ हुए हैं। और इतना अच्छा कमबैक किया सभी टीमों ने और बहुत अच्छी टक्कर दी एक दूसरे की। मेरे ख्याल से इन लोगों ने न्यू ईयर में कुछ ज़्यादा ही लास्ट ईयर ज़्यादा इन्हें मेहनत कर ली थी कि न्यू ईयर बिगिनिंग अच्छा करना है हमें। तो इन लोगों ने सबने टाई किया और बहुत अच्छा मैच किया और सबको अच्छा लगा ये। बिल्कुल, काफी ऑस्पिशियस बिगिनिंग जैसे हम कहते हैं रहा है इस साल प्रो कबड्डी का। और हमारे सारे फैंस को भी इस ऑस्पिशियस ओकेजन पे मैं चाहूंगा कि हमारे कॉन्टेस्ट के बारे में बताओ जिससे वो स्पोर्ट्स अड्डा के बहुत सारी मर्चेंडाइज जीत सकते हैं। और ये मर्चेंडाइज जीतने के लिए बहुत सिंपल एक प्रोसेस है। यूट्यूब चैनल पर हमारे आइए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में एक बहुत आसान से सवाल का जवाब दीजिए। इस हफ्ते का सवाल, वो कौन सा एकमात्र डिफेंडर है जिसने एक प्रो कबड्डी सीजन में 100 टैकल पॉइंट स्कोर किए हैं? हु इज द ओनली डिफेंडर टू स्कोर 100 टैकल पॉइंट्स इन अ सिंगल प्रो कबड्डी सीजन? रोहित भाई, एक ही बार ये रिकॉर्ड बना है और क्या रिकॉर्ड बना है ये? बढ़िया, बहुत अच्छा रिकॉर्ड था ये। और जिनका रिकॉर्ड है वो तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट जब ये बना था तो बहुत ही मतलब वो बहुत अच्छी फॉर्म में थे, मैं इतना ही बोल सकता हूँ। और उनकी टीम उम्मीद करेगी इस बार भी वही फॉर्म दिखाए। बिल्कुल बिल्कुल, जिसकी इनको तलाश है। तो इसी के साथ रोहित भाई हम आते हैं अपने मैच रिव्यूज पर। जैसे रोहित भाई मैं कह रहा था, अपसेट्स का एक वीक था काफी। पटना पायरेट्स ने बंगाल वॉरियर्स को हरा दिया और काफी कंफर्टेबली हरा दिया मोनू गोयत के 7 पॉइंट के रेड के बाद। तेलुगु टाइटंस बेंगलुरु बुल्स जैसी जो टॉप की टीम है, अभी करंटली नंबर 1 टीम है, उनको टाई में होल्ड किया है। और गुजरात जायंट्स जो धीरे धीरे ऐसे लग रहा था कि फॉर्म में आ रहे हैं, हरियाणा स्टीलर्स ने आके 2 पॉइंट से उनसे भी बाजी मार ली। तो ये सब रिजल्ट्स को आप कैसे देखते हैं? देखो साहिल भाई, बात ऐसी होती है कि जैसे कि कोई टीम हार रही है तो वो जीतने की फुल कोशिश करती है, और जो टीम जीत रही होती है वो अपनी जीत को बरकरार रखने की फुल ट्राई करती है। तो जहाँ पे ऐसा है कि अभी इन्हें मैच ड्रॉ किया है, अभी किसी एक मैच ड्रॉ हुआ है, जो बड़ी बड़ी टीमें वो हारी है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर ये चीज़ थी कि नहीं, हमने इतनी बड़ी बड़ी टीमें बीट की है तो शायद इसको भी बीट कर सकते हैं। बट ये कबड्डी, इसमें कुछ पता नहीं होता। आपको लास्ट के 5 या हाफ टाइम के बाद भी गेम चेंज हो सकती है, लास्ट के 5 मिनट भी गेम चेंज हो सकती है, लास्ट के 2 मिनट भी गेम चेंज हो सकती है। तो जिस ऐसा नहीं कि वो दूसरी टीम वो होती है, अगर अच्छी टीम है तो वो अपनी कमजोरी की वजह से या फिर अपनी कोई वीकनेस की वजह से या डिफेंस में कुछ गड़बड़ होने की वजह से या रेडर्स की वजह से, इस वजह से वो हारती है। तो इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कोचेस को भी और कैप्टन्स को भी। अगर ये जो पटना पायरेट्स वर्सेस बंगाल वॉरियर्स का जो मैच है इसकी स्पेसिफिकली बात करें तो इस बार मोनू गोयत इसके पहले जब काफी बड़े बड़े प्राइस में ऑक्शन में गए हैं पर उतना रिजल्ट शायद बता नहीं पाए। और इस बार जब पटना पायरेट्स में आए हैं और इतनी ज्यादा बिडिंग हुई भी नहीं थी उन पे ऑक्शन में, पर क्या कहीं ना कहीं पटना पायरेट्स जो टीम है और राम मेहर सिंह है, इसमें कुछ कंफर्ट जोन लग रहा है मोनू गोयत का, जिसकी वजह से
जो बड़े बड़े प्राइस पे गए हैं तभी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए, इस बार वो परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। जी। देखिए साहिल भाई, पता है एक तो बात ये है कि जो उनके जो कोच हैं रामवीर सर हैं जो हमारे, वो उनके अंडर वो कई साल से खेलते आए हैं मोनाको। और होता है जब प्लेयर अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा होता है कई सालों से, तो वो अपनी परफॉर्मेंस बेटर करने की कोशिश करता है। और मोनाको बहुत कम सीजन्स में फर्स्ट रेडर का रोल निभाया है, बहुत कम सीजन्स में। पर मैंने आपको पहले ये बात कही थी कि जो फर्स्ट रेडर है उसकी परफॉर्मेंस 100 में से 80 या 90% जो होता है वो आने के चांसेस होते हैं, क्योंकि वो फर्स्ट रेडर है। आप कोई भी टीम के आप फर्स्ट रेडर उठा लो, सबके परफॉर्मेंस आपको अच्छे दिखेंगे। सेकंड रेडर कहीं ना कहीं वो दब जाता है। जैसे आप बेंगलोर बुल्स का बात ले लो, बेंगलोर बुल्स में जो अपने पवन अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, जो सेकंड रेडर है उनके, वो कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे जैसे उनको देनी चाहिए। तो अभी ये मोनू फर्स्ट रेडर है, तो ये अपने खुल के परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और इनको तो अपना डिपार्टमेंट के ही कोच मिले हैं, तो इनकी बाउंडिंग अच्छी है आपस में। और इस बार मोनू तैयारी भी बहुत अच्छी करके आए हैं। मैंने उनकी कई फिटनेस के वीडियोस देखे हैं, वो कई अच्छी तैयारी भी करके आए हैं, क्योंकि उन्होंने इस बार कमबैक अच्छा किया है। तो ये बहुत ही खुशी की बात है पटना पायरेट्स के लिए भी और मोनू के लिए भी, कि वो बहुत अच्छी कमबैक किया उन्होंने। तो रोहित जी, जैसे इस सीजन में काफी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जो ऑक्शन में शायद उस प्राइस पर नहीं गए जो पहले जा चुके हैं, तो क्या ये सीजन उनके लिए एक बड़ा सीजन होगा? क्योंकि जब ऑक्शन में ज्यादा बोली लगती है, प्रेशर भी उतना बढ़ता है। जब ऑक्शन में उतने एक्सपेक्टेशंस नहीं होते हैं, तो आप खुद मेहनत करके खुद को प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो क्या उन सारे प्लेयर्स के लिए ये एक मौका है अपना नाम फिर से कमाने का? बिल्कुल साहिल भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। ये एक्चुअली क्या होता है, जब प्लेयर को सब कुछ मिल रहा होता है तो वो अपनी प्रैक्टिस के और अपने वर्कआउट के ऊपर कम ध्यान देता है। वो सोचता है कि आई एम द बेस्ट। पर जब उसको कोई बीट करने आ जाता है, जब कोई बीट कर देता है उसको, तो वो उसको क्योंकि आपको पता है जो जीतने वाले से ज़्यादा, मतलब हारने वाले से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है जीतने वाले को, क्योंकि ऑलरेडी जो हारने वाला है वो ज़्यादा ही मेहनत कर रहा होता है जीतने के लिए। तो अगर ये मौका, अगर जैसे कि आप कम रेट में हो, तो इसमें प्लेयर का ईगो हर्ट होता है कि यार मैं इतना अच्छा प्लेयर हूँ, और मतलब एज अ मेरी थिंकिंग ये है कि मैं एक अच्छा प्लेयर हूँ और मेरे को इतने कम रेट में, और मेरे से जो प्लेयर थे वो मेरे से ऊपर चले गए हैं। तो इसलिए होता है ना कि अगर क्लास में कोई पास हो जाए, जो फेल हो जाए, उसको बहुत दुख होता है, यार ये तो पास कैसे हो गया, ये तो पढ़ता भी नहीं था, इतना ही पढ़ता भी नहीं था, मैं तो इतनी पढ़ाई भी करता था। तो उनको अभी जितने भी प्लेयर हैं, ये ऋषांक हो गए, कोई भी है, जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं, इनको कमबैक करने का बहुत अच्छा चांस है। मैं तो कहता हूँ उनको एक मैच भी मिले तो उसमें भी इनको आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देना चाहिए। और रोहित जी, जो लास्ट मैच है जिसके तरफ मैं आना चाहूंगा, हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस गुजरात जायंट्स। हम हरियाणा स्टीलर्स के ऊपर काफी डिस्कशन कर चुके हैं कि क्या कैप्टनसी का इशू है, क्या रेडिंग डिपार्टमेंट में इशू है, क्या चीज है जो क्लिक नहीं हो रही है। और वो जो चीज है वो शायद इस बार हरियाणा स्टीलर्स के लिए क्लिक हो गई है, क्योंकि रेडिंग में उन्होंने विकास कंडोला है जिन्होंने सुपर 10 किया है, मीतू भी है जिन्होंने सुपर 10 किया है। तो कहीं रेडिंग में गुजरात से आगे निकल गए हैं इस बार अपने डिफेंस पे, जो जिसके बलबूते पे अब तक वो स्ट्रॉन्ग टीम कहलाए जा रहे थे, इस बार रेडिंग में भी दिखाया है। तो इस बार क्या फर्क दिखा है हरियाणा स्टीलर्स के अप्रोच में आपको? हरियाणा स्टीलर्स एक कंप्लीट टीम आप इसको मान सकते हो, बट मेरा कहने का वही था ना कि अगर आप, जैसे आपको एक बात मैं बताऊँ कि जो मीतू है, ये आने वाले बहुत बड़े स्टार बनने वाले हैं। मैं आपको पहले बोल रही कि मैंने इनको प्रो से पहले भी एक जगह खेलते हुए देखा था, तो मेरे को उससे मुझे ये बात क्लिक हुई थी कि ये आदमी आने वाले टाइम में ये प्लेयर बहुत अच्छा करेगा। और इन्होंने प्लेयर्स को खुल के चलने का मौका दिया है। तो आपने देखा होगा लेफ्ट, मैंने आपको कहा था ना कि दोनों रेडर लेफ्ट के चल रहे हैं। अगर ये लेफ्ट राइट दोनों साइड के चलाएंगे तो इजीली वो जीतेंगे। और उन्होंने वही किया, एक तरफ से मित्तू को रेड करवाई, एक तरफ से कंडोला को रेड करवाई, फिर एक तरफ से रोहित को करवाई, फिर एक राइट साइड का। तो उन्होंने क्या किया, इसमें लेफ्ट राइट करते तो इसको डिफेंस डिस्टर्ब होता है। और जैसा परफॉर्मेंस दोनों कवर्स का है, मेरे ख्याल से पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट कवर्स माने जाते हैं, उनका कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस डाउन रहा इसमें। और क्योंकि मैंने कहा था अगर दो रेडर एक ही साइड के रेड मारेंगे तो फिर डिफेंस को इतनी मुश्किल नहीं होती। अगर दोनों अपोजिट साइड के रेडर्स होंगे तो डिफेंस को बहुत मुश्किल होती है, और ये हरियाणा ने इस बार किया, जो हमें लास्ट वीडियो में बात की थी इस बारे में। तो रोहित भाई, काफी अच्छा एनालिसिस आपने दिया है हरियाणा स्टीलर्स पर।
उम्मीद है कि हरियाणा स्टीलर्स और बाकी जो टीम्स अब तक परफॉर्मेंस शायद उतना नहीं दिखा पा रही थी, अब वो परफॉर्मेंस दिखा पाए और लीग और भी क्लोज हो जाए आगे जाकर। इसी के साथ आते हैं हमारे टीम ऑफ द वीक पर। रोहित भाई, इस हफ्ते की टीम ऑफ द वीक कौन सी है? मेरी इस बार की जो टीम ऑफ द वीक है वो है बेंगलोर बुल्स, क्योंकि उस टीम ने बहुत अच्छा कमबैक किया है और अभी मेरे ख्याल से जो स्कोर जो टेबल है उसमें मेरे ख्याल से टॉप पे चल रही है। फर्स्ट सेकंड में आप मान सकते हो कि पहले भी चल रही है, क्योंकि अभी दिल्ली का एक मैच बाकी है, मतलब तो हो सकता है दिल्ली जीत जाए तो ऊपर चले जाए। पर इतना अच्छा कमबैक, डिफेंस चलना शुरू हो गया है। रेडर्स चल ही रहा है, उनका जो एक रेडर है वो काफ़ी रेडर्स उनको हेल्प भी करे, सेकंड रेडर होगा, थर्ड रेडर हो गया, वो सब अच्छा कर रहे हैं। पर इतना अच्छा कमबैक, ये बाकी टीमों को भी वैसी उम्मीद है कि वो भी ऐसा कमबैक करेंगे। बिल्कुल, और जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में बात की थी, बेंगलुरु बुल्स को यू मुंबा ने जो डिफीट किया था, उस डिफीट के बाद कहीं ना कहीं वो एक चैलेंज के तौर पर पवन ने और कोच रणधीर जी ने लिया है, और इस बार काफी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंसेस। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली पहले मैच में एक तो मैंने कहा एक प्रैक्टिस मैच अलग होता है और एक ऑन मैच खेलना अगेंस्ट अदर टीम तो बहुत मुश्किल होता है सेट होना। तो स्टार्टिंग में ये मुसीबत उनको, ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि टीम सेट नहीं हुई। उसके बाद धीरे धीरे उनकी टीम सेट हुई और अब इतना अच्छी सेट हो गई है कि अभी बड़ी बड़ी टीमों को भी वो ईजिली हरा रहे हैं बिल्कुल आराम से। अभी आप देखो कि अगर पवन नहीं भी चल रहे हैं तो उनके दूसरे रेडर्स भी उनको बेंच में कम बैठने दे रहे हैं, क्योंकि जितनी देर बड़ा रेडर बेंच में बैठेगा उतना ही मुश्किल टीम के लिए होगा। तो डिफेंस अपना अच्छा काम कर रहा है, कॉर्नर्स अच्छे काम कर रहे हैं, राइट कवर अच्छा कर रहा है, लेफ्ट कवर अच्छा कर रहा है, तो अभी टीम कहीं ना कहीं उनकी सेट गई। एक और स्ट्रॉन्ग टीम जो मेरे हिसाब से रोहित जी एक दावेदार थी टीम ऑफ द वीक के लिए इस हफ्ते में, वो थी तमिल थलाइवास। क्योंकि जो टीम अब जो स्टार्स के बेसिस पर इतनी नहीं बनी है, मगर कहीं ना कहीं जो बिग टीम्स है, बेंगलुरु बुल्स, दबंग दिल्ली, उनको जाके अभी टक्कर देने लग गए हैं तमिल थलाइवास। जी, एक्चुअली वो टीम जैसे ऑन टेबल जो, क्योंकि जितने फैंस हैं जितने भी हैं, इनको भी उसमें मैक्सिमम ऐसे प्लेयर हैं जिनको उन्होंने कभी देखा नहीं खेलते हुए, तो उनको लगता है कि वो टीम को हल्के में लेना भी कोई मतलब बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि उस टीम में इस टाइम करंट के जितने भी परफॉर्मर्स हैं, एक उसमें एक ही सुरजीत जी है जो पुरानी प्लेयर हैं, बाकी सभी प्लेयर जो करंट के परफॉर्मर है, वो लास्ट नेशनल्स में इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि अभी मैं कहता हूँ कि आने वाले टाइम में उनकी टीम थोड़ी और, अगर थोड़ा वो एग्रेसिव मोड अपनाए ना, तो उनका डिफेंस तो ऑलरेडी है, तो उनको रेडर्स को थोड़ा एग्रेसिव मोड अपनाना चाहिए, और जिसकी वजह से वो इजीली मैच को वन साइड जीत सकते हैं। वो उनके लिए इतनी एबिलिटी है, बट अभी कहीं ना कहीं उनकी टीम अभी सेट हो गई है। अभी आने वाले मैचेस में देखना वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल, और ये जो एक चीज तमिल थलाइवास में जो मैंने देखी है, रेडिंग में काफी डेप्थ है, क्योंकि मंजीत है फर्स्ट रेडर, अगर मंजीत नहीं चले अतुल एमएस है, भवानी राजपूत कई बार अच्छा चलते हैं, और अगर बेंच देखे तो के प्रपंजन, अजिंक्य पवार, ऐसे काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स बेंच पर है। तो जो रेडिंग डिपार्टमेंट है काफी डीप है तमिल थलाइवास का, जो शायद सीजन के स्टार्ट में लोगों ने नोटिस नहीं किया हो। जी, इनका बेंच बहुत अच्छा है, और सबसे प्लस पॉइंट इनके लिए कि इनके मैक्सिमम रेडर सब टॉल है, और जो टॉल रेडर्स होते हैं उनको डिफेंस पे प्रेशर रहता है, क्योंकि टॉल रेडर को अगर आप एक भी गलती होगी तो वो 1, 2 या 3 तो इजीली लेके जाएगा, 2-3 तो इजीली लेके जाएगा। तो इसमें कहीं ना कहीं डिफेंस प्रेशर में रहता है, और वो अच्छे परफॉर्मर्स भी है, अभी अच्छे रिसेंटली उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे आप गुजरात में देखो, नरवाल है, उसकी भी हाइट बहुत लंबी है, तो उसको प्लस पॉइंट मिलता है। अगर कोई गलती से एक कैच भी मारता है तो 1 या 2 या 3 तो जाते, तो ये प्रेशर डिफेंस में रहता है। और मैंने जैसे आपको भी थोड़ी देर पहले कहा कि रेडर्स जितना एग्रेसिव खेलेंगे, जितना डीप खेलेंगे, जितना अटैक्स मारेंगे, जितना हाथ खोलेंगे, उतना ही उनको प्लस पॉइंट है कि उतने उनको पॉइंट आने की ज़्यादा उम्मीद है। डिफेंस तो उनका डिफेंस बहुत अच्छा है, नो डाउट कि उनका डिफेंस अच्छा नहीं है, उनका डिफेंस भी अच्छा है। इनफैक्ट जो उनके रेडर्स हैं वो भी सेकंड मैन अच्छा खेलते हैं, एंकल लेते हैं, सेकंड में डाई मारते हैं, थाई होल्ड करते हैं। तो कहीं ना कहीं इन रेडर्स अगर एग्रेसिव हो गए तो ये टीम बाकी टीमों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है। बिल्कुल, तो जैसे परफॉर्मेंस की बात करें तो हम आते हैं प्लेयर ऑफ द वीक पर। रोहित राणा जी,
इतने अच्छे परफॉर्मेंसेस सारे प्लेयर से, लेकिन आपका प्लेयर ऑफ द वीक कौन है इस बार? मेरा तो प्लेयर ऑफ द वीक है नवीन, जो अनस्टॉपेबल है और जो मेन की है, दबंग दिल्ली की मेन की है। और बहुत मतलब बोलते हैं ना कि भगवान ने मतलब इसको, इसकी जो स्किल्स है वो सब कुछ दिया है। आप ऐसी कोई एक स्किल बता दो जिसके पास नहीं है, हर चीज़ इसके पास है। डुबकी इसके पास, टर्न इसके पास, बोनस की एबिलिटी इसके पास, हर चीज़ इसके पास है। तो ये हर चीज़ से एक बोलते हैं ना कि एक बोलते हैं ना कि फुल ऑन एक रेडर है, जिसको आप एग्जैक्टली एक रेडर कह सकते हैं। आप इनसे कुछ भी करवा लो, आप इनको, आप कोच हो, आप इनसे कुछ भी करवा लो। आप बोलो जो बोनस मार, ये बोनस मार के आ जाएगा। आप बोलो टच मार, ये टच मार के आएगा। आप बोले कॉर्नर पे अटैक मार, उसके ऊपर जंप मार, ये जंप मार देगा। ऐसी कोई स्किल है जो आप खुद बताओ, ऐसी कोई स्किल है जो आप इसको बोलिए ना कर पाए? तो आपने भी देखा वो खेलते। तो इसलिए ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट अभी तक का रेडर है मेरी नज़रों में, कि इस पर सारी स्किल्स इसके पास है। और जो नवीन कुमार की दो चीजें हम कह रहे थे पिछले एपिसोड में, एक था कि कोई सुपर रेड नहीं है, इस बार सुपर रेड भी आ गई है। और दूसरी जो बात हम कह रहे थे कि वो एक एक दो पॉइंट लेकर सुपर 10 कर देते हैं, मगर उन्होंने एक बड़ा स्कोर, जो उनका सबसे हाईएस्ट स्कोर ऑफ प्रो कबड्डी था, वो भी स्कोर कर चुके हैं, जो 20 पॉइंट से ऊपर उनके रेड पॉइंट्स एक मैच में रह चुके हैं। तो इस बार कहीं ना कहीं अब फॉर्म बढ़ते जा रहा है नवीन कुमार का, वो एक काफी पॉजिटिव चीज है। देखो, एक बार जब रेडर्स के पैर सेट हो जाए, रेडर कभी भी ये सोच के नहीं जाता कि मैं 3 पॉइंट लाऊंगा, मैं 4 पॉइंट लाऊंगा। वो तो डिफेंस की गलती होती है। वो तो जाता है 1 पॉइंट लेने के लिए, पर बस उसको सब 2-3 पॉइंट दे देते हैं, तो वो तो उसका अच्छा प्लस पॉइंट है। और सबसे बेस्ट कि वो अभी वो सेट हो गया है। सबसे बड़ा कि उसको टीम का सपोर्ट है, कि उसको ज़्यादातर बाहर नहीं बैठने देते वो लोग। और उनका जो सेकेंड रेडर है विजय, वो भी बहुत अच्छे परफॉर्मर है इस टाइम। तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए एक आज़ादी होगी कि मैं खुल के रेड मारूंगा, मुझे कोई टेंशन नहीं। मैं कैच भी, मेरे को कैच भी लग गई तो मेरा डिफेंस है, विजय है, थर्ड रेडर है, ये मुझे उठा सकते हैं। अभी नहीं उठाएंगे, 1 मिनट बाद उठाएंगे। तो इसमें वो फ्री में खेलने लगा। सबसे बड़ी कि उसको मैट पे सेट हो गया वो बिल्कुल। आप देख लो ऐसी वो रेड बिल्कुल टेंशन फ्री रेड मारता है। आपने कभी उसको स्ट्रेस में रेड मारते देखा? कभी नहीं। वो डू एंड डाई में भी जाएगा, उसको पता है पॉइंट लाऊंगा। तो ये मैक्सिमम उसके प्लस पॉइंट ये कि उसको मिली है फ्रीडम रेड की, तो कोई प्रेशर नहीं है। विदाउट प्रेशर वो रेड मारता है और फ्रीडम के साथ मारता है। और कोचेस तो सीधा बोलते हैं तो खेल अपनी मर्जी से, जैसे खेलना। तो रोहित भाई, अब आने वाले हैं मेरे सबसे फेवरेट सेक्शन पर, मगर उससे पहले सारे फैंस को मैं कहना चाहूंगा कि हमारी स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज आप इस नए साल में जीत सकते हैं, और इस नए साल की शुरुआत काफी अच्छे नोट पर कर सकते हैं। अगर ये मर्चेंडाइज आपको जीतनी है, बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है। हमारे YouTube चैनल पर आइए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, और एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इसका जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। इस हफ्ते का सवाल, वो कौन से एकमात्र डिफेंडर है जिन्होंने प्रो कबड्डी के एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट स्कोर करके रिकॉर्ड बनाया है? Who is the only defender to score 100 tackle points in a single pro कबड्डी सीजन? इसी के साथ रोहित भाई आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन में, जो है पॉइंट या एम्प्टी रेड। जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, उनसे मैं बताना चाहूंगा ये सेक्शन कैसे काम करता है। मैं रोहित जी को कुछ स्टेटमेंट्स या कुछ वाक्य बताऊंगा, और अगर वो उससे एग्री करते हैं तो वो मुझे कहेंगे पॉइंट, या फिर वो मुझे कहेंगे एम्प्टी रेड। ओके रोहित भाई, आप तैयार हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहित भाई, इस हफ्ते की हमारी पहली रेड, तमिल थलाइवास, जो प्रो कबड्डी का सेकेंड हाफ है, उसमें शायद टॉप की टीम बन सकती है। ये पॉइंट है, क्योंकि अभी काफ़ी मैचेस बाकी है, और जैसा वो परफॉर्म कर रही है, और जैसे परफॉर्म कर रही है, और जैसे आपने कहा कि अगर थोड़े रेडर्स, मैंने आपको बताया था कि आपने बताया कि थोड़े रेडर्स थोड़े से वैसा नहीं कर पा रहे हैं, तो अगर रेडर्स थोड़े अपने आप पे फुल फोकस करें और अच्छी डीप अटैक मारना शुरू करें, या फिर मतलब ज़्यादा एफर्ट्स करें, तो इजीली ये आ सकती है। क्योंकि बेंगलोर बुल्स ऑलरेडी आ चुकी है, क्योंकि वो भी उसी लेवल की टीम है। तो इस टीम में तो कोई कमज़ोर नहीं है, बस सारी टीमें एक बराबर है। बस उनको अपने थोड़े प्लानिंग चेंज करने पड़ेंगे, और थोड़ा अपने रेडर को एग्रेसिव करना पड़ेगा, तो इसलिए ये तमिल तनाव आ सकता है। तो एक पॉइंट हमारा हो गया है। अगली रेड रोहित भाई, यूपी योद्धा श्रीकांत जाधव को सही तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है इस सीजन में।
ये पॉइंट है आपका, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। क्योंकि जो श्रीकांत है वो कहीं न कहीं उसका यूज़ फुल ऑफ नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने आपको कहा था वो सेकंड रेडर है और सेकंड रेडर भी वो अच्छा करते हैं। तो उनको अगर जैसे उनको अगर फर्स्ट रेडर तो ऑलरेडी उनका बहुत अच्छा है। सेकंड रेडर को अगर थोड़ा-सा वो बोले कि तुम्हारा फर्स्ट रेडर है, तुम सेकंड रेडर तुम अच्छा करो, और कहीं न कहीं ये होता है कि फर्स्ट रेडर अगर थोड़ा-सा वीक चल रहा होता है या फिर थोड़ा स्लो, मतलब थोड़ा-सा अगर वो पॉइंट नहीं ला पा रहा, तो प्रेशर पूरा आ जाता है सेकंड रेडर पे। क्योंकि उसको फर्स्ट रेडर को उठाना भी है, उसको स्कोर भी करना है, उसको स्कोर बढ़ाना भी है, और उसमें कहीं न कहीं प्रेशर आता है। तो उसको ये चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा, और इस चीज़ के लिए मैं उसको बोलूँगा कि जितना हो सके वो फ्री माइंड खेले, और जितना फ्री माइंड खेलेगा और कोचेज़ उनको जितना यूज़ करेंगे, मैं आपको बोलता हूँ कि जितना उसको यूज़ किया जाएगा उतना ही अच्छा वो परफ़ॉर्म करेगा। ओके, तो रोहित जी 2 रेड और 2 पॉइंट हमारे हो चुके हैं। देखते हैं इस बार परफेक्ट स्कोर कर पाते हैं या नहीं। तीसरी रेड, तेलुगु टाइटंस अपने कवर्स के सिलेक्शन में कहीं ना कहीं दिक्कत फेस कर रही है। जी, ये भी आपका पॉइंट है, क्योंकि कहीं न कहीं उनका आपस में कॉम्बिनेशन सही नहीं हो रहा है, और सिंगल टैकल्स ज़्यादा हो रहे हैं, और कहीं न कहीं उनको इस बात पे ये सोचना चाहिए कि कहीं न देखो, रेडर्स तो उनके पास गुड है, सारे अच्छे रेडर्स हैं। ठीक है, थोड़ा कॉर्नर्स भी थोड़ा बहुत अच्छा कर रहे हैं। पर उनको ध्यान देना चाहिए, मेन बात है कि डिफेंस और कवर पे। अगर जिस टीम का देखो ना, अब बेंगलोर बुल्स का डिफेंस नहीं चल रहा था तो टीम लूज कर रही थी, और जिस टाइम उनका डिफेंस चलना शुरू हो गया तो टीम विन करना शुरू होगी। तो रेडर्स सबके पास परफेक्ट है, सबके फ्रेंचाइजी ने सबको अच्छा पैसा दिया है रेडर्स को, पर डिफेंस में कहीं ना कहीं इनका कॉम्बिनेशन दिखने को नहीं मिलता है। जैसे कॉर्नर्स कवर की हेल्प करते हैं, कवर कॉर्नर्स की हेल्प करती है, ये कहीं ना कहीं देखने में हमको भी मिस हो रहा है, आपको भी लग रहा होगा ऐसा कि कहीं ना कहीं मिसिंग है ये चीज़। जी बिल्कुल। तो रोहित जी 3 पॉइंट, आखिरी रेड, देखते हैं न्यू ईयर परफेक्ट नोट पे शुरू होता है या नहीं। आखिरी रेड रोहित जी, बंगाल वॉरियर्स मोहम्मद नबी बख्श के बिना एक बिल्कुल अलग टीम लगती है। ये भी आपका पॉइंट है, क्योंकि एक टीम में एक अच्छा ऑलराउंडर होना बहुत बड़ी बात है, और अगर वो टीम में अगर ना हो तो टीम को बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से, और टीम में होगा तो डेफिनेटली टीम को बहुत अच्छी सपोर्ट होगी। तो मतलब उनका होना बहुत ज़रूरी है टीम में, क्योंकि वो आपको पता है डिफेंस ऑफेंस दोनों में ही अच्छा करते हैं, और उनको पता नहीं होता है वो एक ऐसे रेडर है कि वो 3 भी ला सकते हैं, 4 भी ला सकते हैं, ऑल आउट भी कर सकते हैं, और पूरे रेडर्स को डर होता है उनका डिफेंस में, कि ईरानी प्लेयरों की खासियत ये है कि वो कहीं से भी कैच मार देते हैं, सेकंड मैन हो, कवर्स हो, कॉर्नर्स हो, कहीं से भी आके कैच मार देते हैं, तो ये डर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपका भी ये भी पॉइंट है। तो इस बार पॉइंट या एम्प्टी रेड में आई थिंक पहली बार इस शो के इतिहास में सारे पॉइंट हमारे नाम आए हैं रोहित जी। तो इसी ये जो खुशी का एक नोट है इसके साथ हम बढ़ते हैं ट्रिब्यूट टू लेजेंड्स में। इस बार के लेजेंड प्रो कबड्डी के ओवरऑल हाईएस्ट टैकल पॉइंट स्कोरर, और इन्हें वन मैन आर्मी करके भी जाना जाता था, क्योंकि जब ये रेड करते थे तो मैट के दोनों तरफ बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते थे अपनी टीम के लिए। रोहित जी, मनजीत छिल्लर के जो कंट्रीब्यूशन है कबड्डी के तरफ, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, और आपका कुछ एक्सपीरियंस मनजीत छिल्लर जी के साथ? मनजीत छिल्लर बहुत ही मेरे मानना ये है कि वो इंडिया के क्या पूरे वर्ल्ड के सबसे बेस्ट ऑलराउंडर रह चुके हैं, और है भी, और बहुत अच्छे डिफेंडर भी हैं और बहुत अच्छे रेडर भी हैं। पहले ये बहुत अच्छे रेडर भी बहुत अच्छे होते थे, मतलब ये अपनी टीम में एक सेकंड रेडर का काम करते थे, बट इनकी रेड में परफेक्ट होता था कि ये पॉइंट लाएंगे, फुल फिटनेस में थे, और बहुत अच्छा डिफेंस तो आप सबने देखा है कि इसका उनको जो नाम दिया गया वन मैन आर्मी का, वो गलत नहीं दिया गया, वो सही नाम दिया गया कि वो एक परफेक्ट आदमी है, और वैसे भी दिल से भी अच्छे हैं। बातों से थोड़े वैसे बॉडी लैंग्वेज से थोड़े रूड लगते हैं, पर दिल के बहुत अच्छे हैं वो, और काफ़ी अच्छे, मतलब ही इज़ अ परफेक्ट ऑलराउंडर, वो अच्छे ऑलराउंडर है। इसमें नो डाउट कि वो लेजेंड्स की लिस्ट में भी आए हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है कि अभी भी वो प्रो में, अभी भी टॉप स्कोर में चल रहे हैं। अभी भी इस सीजन उनका परफॉर्म अच्छा नहीं है, तो लास्ट सीजन भी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं रहा उनका, तब भी वो टॉप स्कोर, तो आप सोच सकते हैं कि वो कितना एग्रेसिव खेलते होंगे ग्राउंड के अंदर। उनको किसी की हेल्प, किसी की सपोर्ट, ना वो कॉर्नर की सपोर्ट मांगते हैं, ना वो हेल्पर की सपोर्ट मांगते, वो वन मैन आर्मी है, बस जहाँ मन किया वहाँ घुस जाएंगे। बिल्कुल। रोहित जी, कोई आपका एक्सपीरियंस मनजीत जी के साथ अगर रहा हो?
वैसे तो मैं वैसे मंजीत भाई के साथ कभी इतना मेरा वो हुआ नहीं, क्योंकि हमारे हम मैं क्योंकि वो रहते हैं हरियाणा में और मैं होता हूँ या मुंबई में, तो हमारा इतना हुआ नहीं। बट कभी-कभी हम काफ़ी अब मिलते हैं तो वो मतलब कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं हम मुझको, क्योंकि मेरी और उनकी पोजीशन सेम है और फर्स्ट सीज़न में वो और मैं टॉप स्कोरर थे। तो हम लोग शूट पे जाते थे तो वो हमेशा मुझको मतलब ये बोलते रहते थे कि ये ऐसा किया कर, ये ऐसा किया कर, और जो मेरी मैं पूछता उनको बोलता था कि मेरी में कोई कुछ कमी हो तो मुझे बताओ, बताया करो। तो वो ऐसा नहीं है कि वो बोलते थे कि यार आई एम द बेस्ट एंड मैं अच्छा ऑलराउंडर हूँ, मैं हम्म, वर्ल्ड का नंबर 1 डिफेंडर हूँ। तो नहीं, वैसा कुछ भी नहीं। आप कोई भी प्लेयर अगर हमसे कुछ भी पूछेगा तो ज़रूर बताएँगे कि इस चीज़ में प्रॉब्लम है या आपकी पोज़ीशन थोड़ी गलत है या आपकी सब्सटेंस थोड़े अलग से दिख रहे हैं, ये है वो। तो हर क्योंकि वो वॉर में कभी एक टीम में खेले नहीं, बट दूसरी टीम के होने के हम्म, बावजूद भी वो दूसरी टीम वाले को बताना एक प्रकार का बोलते हैं, जितना ज्ञान बाँटोगे उतना बढ़ेगा। तो वो उनकी सोच है मेरे ख्याल हम्म। से। रोहित जी, बहुत अच्छी आपने मेमोरीज शेयर की है जो मंजीत जी के साथ आपकी रही है। तो जी। अब हम बढ़ेंगे अपने आखिरी सेक्शन में, मगर आखिरी सेक्शन में आने से पहले एक आखिरी बार मैं सारे हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इस साल, नए साल की शुरुआत आप काफी अच्छे नोट पे कर सकते हैं स्पोर्ट्स अड्डा की ढेर सारी मर्चेंडाइज जीतकर। और ये मर्चेंडाइज जीतने के लिए काफी सिंपल प्रोसेस है। रोहित जी, क्या क्या करना होगा फैंस को? सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को दबाएँ और लाइक ज़रूर करें। बिल्कुल। और एक बहुत सिंपल सा सवाल है, इस सवाल का जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वो कौन से एकमात्र डिफेंडर है जिन्होंने एक सीजन में 100 टैकल पॉइंट स्कोर करके रिकॉर्ड बनाया है? हु इज द ओनली डिफेंडर टू स्कोर 100 टैकल पॉइंट्स इन अ सिंगल प्रो कबड्डी सीजन? इसी के साथ रोहित भाई हमारे आखिरी सेक्शन में बढ़ते हैं, जो है राणा की रेड। इस सेक्शन में बिल्कुल रैपिड फायर की तरह मैं रोहित जी को आने वाले मैचेस के बारे में पूछूंगा और वो हमें अपने प्रेडिक्शंस देंगे। जरा ज्यादातर तो रोहित जी आपके प्रेडिक्शंस बिल्कुल सही रहे हैं, पर आई थिंक ये जो वीक ऑफ थैंक अपसेट्स है इसमें तो कोई भी नहीं कह पा रहा था कि क्या होने वाला है। जी। नहीं, तब भी मेरे सही हुए, मेरा ना गलत हुआ जी, ना सही हुआ, ड्रॉ हुए। बिल्कुल बिल्कुल। तो रोहित जी, शुरू करते हैं जो आज के मैचेस है उनसे। बंगाल वॉरियर्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स, बंगाल वॉरियर्स। तेलुगु टाइटंस वर्सेस पटना पायरेट्स, पटना पायरेट्स। हरियाणा स्टीलर्स वर्सेस यू मुंबा, यू मुंबा। ओके, सदर्न डार्बी से पहले यूपी योद्धा वर्सेस तमिल थलाइवास, तमिल थलाइवास। पुनेरी पल्टन वर्सेस गुजरात जायंट्स, गुजरात जेट्स। ओके, और दबंग दिल्ली वर्सेस तेलुगु टाइटंस, दबंग दिल्ली। ओके, पटना पायरेट्स वर्सेस तमिल थलाइवास, तमिल थलाइवास। और आखिरी मैच बेंगलुरु बुल्स वर्सेस जयपुर पिंक पैंथर्स। बेंगलुरु बुल्स। ओके रोहित जी, आपके सारे प्रेडिक्शंस हमने लॉक कर दिए हैं। होपफुली इस हफ्ते भी काफी सारे आपके प्रेडिक्शंस सही जाएंगे, क्योंकि आप जैसे गेम को एनालाइज करते हैं और इस शो में भी जो आप एनालिसिस देते हैं काफी हद तक सही आता है। तो देखते हैं थैंक कि यू। इस बार हमारी रेट्स तो सही आई है, इस बार होपफुली आपकी बिल्कुल। रेट्स भी सारी सही आ जाएंगी। बिल्कुल। तो रोहित जी, शो की समाप्ति यहीं पे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और फिर से आपको एक हैप्पी न्यू ईयर। होपफुली आपका साल भी बहुत अच्छे से जाए। थैंक यू साहिल भाई। तो इसी के साथ मुझे भी इजाजत दीजिए। मैं हूं साहिल गांगुर्डे। अगले एपिसोड में हमारे साथ जुड़िए और कबड्डी की हम ढेर सारी बातें करेंगे इन द कबड्डी अड्डा।